हेलो दोस्तों, आज है डेली टेस्ट सीरीज का सीरीज नंबर 3। इससे पहले सीरीज नंबर 2 और 1 नहीं देखे हैं आप लोग तो जाकर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज भारत के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष बदलते हुए पैटर्न पे कराया जा रहा है। दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम या भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तिथि को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? बताइए। 7 अगस्त वर्ष 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 19 अक्टूबर वर्ष 1905 को, 12 दिसंबर वर्ष 1911 को। बता दें कि स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था? स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था? दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में कर दिया गया। कब कर दिया गया? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजन कर दिया गया और दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया बंगाल को, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका किया गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता किया गया। दोस्तों, इसी को लेके भारत के या बंगाल के नागरिकों के बीच में ये द्वेष उत्पन्न हो गया कि हम लोगों को बंगाल को विभाजन करके दो भागों में बांट दिया गया है। दोस्तों, इसी के लेके स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। और बता दें कि पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और जिस समय 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को बंगाल को विभाजन को लागू कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी समय बंगाल के सड़कों पे लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया, उपवास रखा। घर में चूल्हा तक नहीं जला था दोस्तों उस दिन, यानी कि 16 अक्टूबर को। तो इसी दिन को हम शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को लागू हुआ, उसी दिन हम शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त वर्ष 1905 को। और बता दें कि बंगाल विभाजन की योजना बना था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और बता दें कि दोस्तों, वर्ष 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन प्रथम को हम पूरे ऑपरेशन कर दिए हैं। दोस्तों, चलते हैं इसका विस्तृत डिस्कशन देखते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे, और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बंगाल विभाजन की योजना 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषित हुआ था, लेकिन लागू 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को हो गया। इसी दिन उपवास और कोलकाता के सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल में किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल को विभाजन करके एक नया प्रांत बनाया गया, जिसका नाम हुआ बिहार। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ की छवनी से हुई थी। लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एनफील्ड राइफल के प्रयोग इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो दोस्तों, 1857 के क्रांति का शुरुआत 10 मई को मेरठ की छावनी से 20वीं एनआई से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, बता दें कि इस समय हमारे देश का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के तो कई कारण हैं, लेकिन तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया
और एनफील्ड ब्रांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3। चलते हैं विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह के अपने अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच किया। दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर आरा के बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभालने का आग्रह किया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के हाथों में थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं एनआई बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड पामस्टर्न। और विरोधी दल के नेता कौन थे? तो डिज़रायली। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले आप लोग को हम बता दें कि 1857 की क्रांति का फुल डिटेल वीडियो आप लोग को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके 1857 की क्रांति का वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कथन निष्कर्ष उसमें भरपूर है। पूरे क्वेश्चन को हम कथन निष्कर्ष के द्वारा पूरे चैप्टर को हम कवर किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? खेरा था, अहमदाबाद मिल हड़ताल था, चंपारण सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट था। बताइए खेरा कब हुआ था? वर्ष 1918 में। अहमदाबाद कब हुआ था? वर्ष 1918 में। चंपारण कब हुआ था? वर्ष 1917 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों बता दें कि भारत में गांधी द्वारा शुरू किए गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। क्या है? चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में आए थे जब गांधी जी, और यही गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। दोस्तों बता दें कि गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह राजकुमार शुक्ल ने किए थे वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार ने किए थे। उसमें उपस्थित गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ने गांधी को निमंत्रण दिया था कि हमारे चंपारण आके नील के खेती करने वाले किसानों की स्थिति को देखिए। और उन्हीं के आग्रह पे महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे। चलते हैं इसका विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी ने वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण आए ताकि तिनकठिया पद्धति यानी कि नील की खेती के विरुद्ध किसानों की मदद कर सके। गांधी के साथ चंपारण जाने वाले प्रमुख नेता में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी के प्रथम आमरण अनशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में वर्ष 1918 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। युद्ध के बाद हुए संधि के तहत सेल्यूकस ने हेरात, कंधार और काबुल के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। दोस्तों बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था वर्ष 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 305 ईस्वी में। 1905 बोला गया। 305 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जीत हुआ और इसमें संधि किया गया। सेल्यूकस निकेटर ने हेरात, कंधार और काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ जिसका नाम हेलेना था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसका आंसर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। अमित्रघात किस मौर्य शासक को कहा जाता है? तो बिंदुसार को। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां गोदीबारा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो बताइए दोस्तों, कालीबंगा से, धोलावीरा से, लोथल से और राखीगढ़ से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य और यज्ञ का साक्ष्य भी मिला है। धोलावीरा से क्या मिला है दोस्तों? तो एक स्टेडियम मिला है। राखीगढ़ क्या है दोस्तों? भारत के सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़। दोस्तों कालीबंगा का शब्दार्थिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनार पर है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। लोथल दोस्तों गुजरात में है। ये बंदरगाह था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों कह रहा है कि लोथल गुजरात में साबरमती की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से फारस की मोहरें मिली है जिससे विदेश व्यापार का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी भारतीय साइट कौन सी है? राखीगढ़, जो कि हरियाणा में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बताइए आप लोग। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलबन। जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। घोड़े को दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लौह और रक्त की नीति किसने चालू किया था? तो बलबन ने। और बलबन ने ही सिजदा और पबोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। दोस्तों विस्तृत इसका डिस्कशन देखते हैं। बलबन ने राजतंत्र की शक्तियों की मजबूत करने के लिए सिजदा और पबोस प्रथा की प्रारंभ किया। दोस्तों बता दें कि इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, जो चालीसा दल इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसको। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रश्न कि बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया था। नौरोज की शुरुआत किसने करवाया था दोस्तों? पारसी का त्यौहार था, बलबन ने शुरू करवाया था। वह सुल्तान जिसने स्वयं को जिले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया था, बलबन ने। दीन ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। दोस्तों क्वेश्चन बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन थे? बताइए कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कहा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किए थे। उस समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर आने वाले पहले यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश के निवासी थे? फारस के। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 ईस्वी में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन था। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था दोस्तों, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन को 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद ही। बता दें कि तैयब जी ने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उन्होंने कांग्रेस के समावेशी विचारधारा को बढ़ावा दिया और मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट, वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कह रहा कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। बता दें कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये सही है। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्ध को बोध गया की निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उन्होंने प्रथम उपदेश पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिए थे जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। बौद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है अगला, वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस मुख्य उद्देश्य से हुआ था? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों हंटर कमीशन का। संवैधानिक सुधार का विचार करने के लिए, कृषि समस्या को समाधान के लिए, रियासतों के साथ संबंध बताने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधारों को विचार करने के लिए। बता दें कि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को विरोध किया गया और विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के उपरांत उनके मृत्यु हो गया। दोस्तों बता दें कि तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? तो संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए, और इसको भारत में विरोध किया गया। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ पे नारा लगा साइमन गो बैक। बता दें कि दोस्तों वर्ष 1919 के अधिनियम मैंटिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार को प्रणाली को जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसको श्वेत आयोग भी कहा गया और पूरे भारत में इसे पूरे जोर से विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के उपरांत ही लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। दोस्तों बता दें कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किए थे। वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। वर्ष 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते के उपरांत महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया? बताइए दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 को। इसका आंसर हो जाएगा बी। जानते हैं कि 41वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधि अधिकार या कानूनी की अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 300A के तहत दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जानते हैं
42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 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 संविधान में अनेक भागों में संशोधन किया गया, जिसमें प्रमुख भाग है 4 के क, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके कारण 42वें संविधान को हम लघु संविधान को संज्ञा देते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 4 क में जोड़ा गया। बता दें कि दोस्तों भारतीय संविधान में सिद्धांत और व्यवहारों के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या परिचय पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान की कई हिस्से बदल गए थे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो केशवानंद भारती मामला वर्ष 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? तो एक बार, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन। कितने शब्द जोड़ा गया दोस्तों? तो 3 शब्द। दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता से उपजी किसी अक्षमता को कानून लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है? तो दोस्तों बता दें कि इसका कथन एक और 2 दोनों सही है। दोस्तों जानते हैं कि अनुच्छेद 17 भाग 3 का है, जिसमें मौलिक अधिकार है। दोस्तों बता दें कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 2 में। बता दें कि मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। कह रहा है दोस्तों कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समाज में भेदभाव मिटाने के लिए है। अनुच्छेद 17 एक पूर्ण अधिकार है, जिसका अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में इसमें उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1955 में। मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? बताइए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मूल्य कर्तव्य किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान वर्ष 1976 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य 4 के क में है, 51 के ए में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों 36 से 51 में है और ये आयरलैंड की संविधान से प्रेरित है। ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए भारत के राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। बताइए, संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। बताइए, संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति का सहमति नहीं दे देता है। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अनुच्छेद 89 स्पष्ट करता है कि
संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनता है। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसके बिना कोई भी विधेयक पूर्ण नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एक दूसरे को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष इसके कार्य को संचालन करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JB मलवांकर हुए। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन है? तो 280 के तहत है। 315 के तहत UPSC की चर्चा है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग की चर्चा है। 148 के तहत दोस्तों 148 आप लोग बताइए। चलते हैं अगले पे। अगला है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनघटिया। चलते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148 में है। चलिए यहाँ आ गया। 148 में CGA है। कौन है? CGA है। चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया दोस्तों, और बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अप्रैल को। नगरपालिका का संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? जानते हैं कि राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों बता दें कि इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्य का 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होता है। इसके लिए इसका आंसर 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। कहाँ गया? D नंबर। चलते हैं आगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने वर्ष तक दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और एकत्रित है। भारत के स्वतंत्र न्यायालय के लिए निर्णय देने की सभी निचली अदालत पर बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। चलते हैं आगे। करा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 131, 136 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 132 के तहत करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष है? तो 65 वर्ष है। बताइए संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो 4 के A में है। 3 में जानते ही हैं, 4 में ये सब जानते हैं। चलते हैं आगे, बता ही देते हैं। 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व, 4 के A में है मौलिक कर्तव्य, 9 में है पंचायत। चलते हैं आगे। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई विशेष कानून नहीं है, ये गैर नियोजित है। चलते हैं आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कोशिका के अंत में थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्गी बॉडी
गोल्गी बॉडी क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर। चलते हैं आगे। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने किया है? डी डुबे ने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बताइए छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन जल के अणुओं के टूटने से प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल को टूटने से। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है और जल का अणु का विखंडन होकर ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश में। पौधे में श्वसन भोजन का परिवहन यानी कि संवहन किस द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। बताइए। रक्त एक सहयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सभी कथन सही है दोस्तों। चलते हैं। जानते हैं कि रक्त के तरल मैट्रिक्स में प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका प्लेटलेट्स में तैरते रहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ओ निगेटिव का। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो किसका करता है? तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की दृष्टि दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? जानते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों को हम अक्रिय गैस कहते हैं। उसमें 6 है। हीलियम है, नियोन है, जियोन है, आर्गन है, रेडॉन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन है। विज्ञापन और साइन बोर्डों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन को। ब्रह्मंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दोस्तों आगे है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं आगे। सोडियम कार्बोनेट अम्ल और क्षार एवं लवण के अनुसार इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। यह जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में काम आता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू H2O। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये सही है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह मार्ग से विचलित हो जाती है, ये भी सही है। तो ये और दोनों सही है। इसी कारण क्या होता है? डूबी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अनुसार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विलंब से दूर हट जाता है और वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठ जाता है या मुड़ी हुई दिखाई देती है। तारा का टिमटिमाना किस घटना के है? वायुमंडलीय अपवर्तन के। इंद्रधनुष का निर्माण की कौन सी घटना है? अपवर्तन, विक्षेपण और पुनः आंतरिक परिवर्तन। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कार्बिक। रतौंधी से ए, बेरी विटामिन बी, रिकेट्स डी। चलते हैं। जानते हैं स्कार्बिक रोग मसूड़ से खून आने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन सी को स्कार्बिक एसिड के कहा जाता है। मुख्य रूप से खट्टे फल में, अम्ले और नींबू और संतरा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। रक्त को थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है दोस्तों?
फीमर, सबसे छोटी है स्टेपिस। जानते हैं दोस्तों कि फीमर जांघ की हड्डी है जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। स्टेपिस कान की हड्डी है जो सबसे छोटी है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206। हड्डी और दांतों के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। पेशियों की हड्डी के जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। पेशियों से हड्डी को जोड़ने वाली ऊतक को टेंडन कहते हैं। सोलर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग हो जाता है? सिलिकॉन का। जानते हैं कि अर्धचालक का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा। सिलिकॉन है इसमें ऑप्शन में, तो इसलिए सिलिकॉन होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस अंग से होता है दोस्तों? तो अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। बताइए। यकृत से पितरस का निर्माण होता है। और तिल्ली यानी कि स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है। चलते हैं। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है, जिसको लैंगरहैंस द्विपादिका कहते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बोस्ट ने किया है। मानव शरीर के सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना भौतिकी परिवर्तन होगा, लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ में बदलना भौतिकी परिवर्तन है। चलते हैं आगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि भौतिकी परिवर्तन में पदार्थ में केवल भौतिकी गुण अथवा अवस्था और आकार बदलता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी से बर्फ बनना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मोमबत्ती का जलना क्या परिवर्तन है? भौतिकी और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड के कारण। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुनते हैं क्योंकि ध्वनि की संचार के लिए माध्यम वायु जल की आवश्यकता होती है, जो चंद्रमा पर नहीं उपलब्ध है। दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं दोस्तों कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद तरल में होता है। सोनार किस तरंग का उपयोग होता है? तो प्राश्रव्य तरंग का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अम्लराज निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? किसका मिश्रण होता है? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रेट का, और 3:1 का होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं इक्वेरिजिया में, जिसको हम अम्लराज कहते हैं, जिसमें लोहा और प्लेटिनियम जैसे नोबल धातु को गलाने की क्षमता होती है। इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। सिरके में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसेटिक अम्ल का। बताइए दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुईस पास्चर ने किसका खोज किया था? बैक्टीरिया का। और एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो चेचक का टीका का। चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर, रेबीज का टीका का लुईस पास्चर, और पोलियो का वैक्सीन जोनाल्ड साल्क। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो ये तो हर 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाता है। चलते हैं आगे। उदासीन है जल, एक उदासीन है। चलते हैं आगे। जानते हैं कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.66। चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक चलता है। प्रकाश निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तीनों सही है दोस्तों। आज के क्वेश्चन में दमे नहीं रहा। अगला दिन से क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल से होगा दोस्तों। आगे है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। हीरे क्यों चमकता है? पुनः अधिक परिवर्तन के कारण। जल में वायु बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस के तरह।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया है और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे। वायुयान किसके? बर्नौली के सिद्धांत पे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। मीथेन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो मीथेन पाया जाता है धान की खेत में। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। दोस्तों बताइए, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चलते हैं आगे। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के आधार पर। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं। लॉरो उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनल हार्मोन को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। चलते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? तो कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार में पड़ता है। बताइए। इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। पूर्वी को हम कहते हैं किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का मानक समय कितना है? तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। किस शहर से जाता है? मिर्जापुर, प्रयागराज से। चलते हैं आगे। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत की 8 राज्य से गुजरता है। सही बात है। कर्क रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। सही बात है। बिहार राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? नहीं गुजरता है दोस्तों। तो इसका आंसर 1, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। 8 राज्य से गुजरता है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। बिहार से नहीं गुजरता है, झारखंड से गुजरता है। जब झारखंड बिहार में था तो बिहार से गुजरता था। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो रांची। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? तो दक्षिण अमेरिका। बताइए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी के। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को। गोदावरी को। चलते हैं आगे। जानते हैं कि कावेरी अपने पवित्रता और नियंत्रता के प्रभाव से दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए वृद्ध गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरता है। हिमालय की नदियाँ बरमासी होती है। सही बात है। इन नदियों की जल का स्रोत वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर का पिघलना है। दोनों सही और कथन कारक दोनों सही है। चलते हैं ए, और इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर होती है और गर्मी में सूख जाती है, जबकि हिमालय नदी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पूरे वर्ष ग्लेशियर से जल निकलते रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? संगपो के नाम से। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। भारत में वर्षा किस मौसम में होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जाड़े के समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है। चलते हैं आगे। मानसून शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुए? तो अरबी शब्द से। अम्ल वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक से। सर्दियों में तमिलनाडु के तट पे, कोरमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटता हुआ मानसून से। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए। तो इसका हो जाएगा बेकाल झील, जो साइबेरिया में स्थित है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि रूस के साइबेरिया में स्थित बेकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी ताजे झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड का। विश्व की सबसे ताजे पानी का झील किसे कहा जाता है? सुपेरियन झील कनाडा में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सा है? टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? 7वां। इसका आंसर हो जाएगा 7वां। जानते हैं प्रथम स्थान पर रूस है। भारत कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। रूस, कनाडा,
अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा प्रथम स्थान पर है 2023-24 के डाटा के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा भारत में कौन सा स्थान होता है? 12वां स्थान। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 13वां हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 32-14 किलोमीटर है। चलते हैं आगे। अगला है दोस्तों कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? तो समताप मंडल में। जानते हैं समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। हवाई जहाज इसी मंडल में चलता है दोस्तों, और पराबैंगनी किरण से हमारा बचाता है ओजोन परत। मौसम की सभी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल से। रेडियो तरंग किस परत से परिवर्तित होता है? आयन मंडल से दोस्तों। किस मंडल से? आयन मंडल से। ओजोन परत किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन में। बताइए अगला है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। सही है। मुद्रास्फीति के कारण कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। गलत बात। मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ जाती है और पैसा का वैल्यू कम जाता है दोस्तों। इसमें ऋणी को लाभ होता है क्योंकि वह कम मूल्य पर मुद्रा वापस करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही दोस्तों, 1 और 3 सही। जानते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को मापन मुख्य आधार किस पर होता है? तो CPI पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। स्टैगफ्लेशन क्या है? ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति बेरोजगारी दोनों ऊंचे स्तर पर हो। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो RBI। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी। चलते हैं, आज की अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक तरीके से मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो VKR राव। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? PC महालनोबिस पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन में उतना सा दम नहीं था। अगले दिन से कथन निष्कर्ष की भरपूर प्रश्न रहेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में रोज़ शाम 7:30 बजे।